वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। तब्दीली सरकार के अनोखे गवर्नर स्टेट बैंक की मंतक तो आपने सुनी ली है, यानी डॉलर बढ़ता है, नुकसान ही नहीं फ़ायदा भी होता है। पीटीआई वाले बेवजह ही बिलावल को आइंस्टाइन कहते हैं, उनके तो अपने पास भी कुछ कमी नहीं है। वैसे रज़ा बाक़िर साहब की बकौल डॉलर से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचता है, तो उनके फ़ायदे को भी देखना चाहिए। लेकिन वो कितने पाकिस्तानी हैं रज़ा बाक़िर साहब, ये भी बता जाते तो बेहतर था। कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत अवाम की होती है और इस अदालत ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया है। पल्स कंसल्टेंट की सेमाई रिपोर्ट, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त 75% अफराद समझते हैं कि मुल्क की माशी समत दुरुस्त नहीं है। सबसे ज़्यादा पंजाब से 79% और सिंध से 73% अफराद ने मईशत के रुझान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पल्स कंसल्टेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दावों को आवाम दुरुस्त मानने को तैयार ही नहीं है। 57% अफराद समझते हैं कि खान साहब के दावे गलत हैं। आवाम की राय तेज़ी से बदली है, क्योंकि 3 माह पहले तक सिर्फ 38% लोग खान साहब की बात पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन अब तो खैर तब्दीली सरकार का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में महंगाई पिछली हुकूमतों की गलत माशी पॉलिसीज़ की वजह से। ये भी सुने ज़रा। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। हम इसीलिए तबाह हुए हैं माशी तौर पर कि हमारी साबका हुकूमत करप्ट थी, डिसऑनेस्ट थी। महंगाई है, ऑफ कोर्स है। कोरोना हुआ, कर्जे थे, उसकी किस्तें देनी थी। जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में, जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया लिया। उस 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? ये महंगाई की वो बुनियादी वजह है जिससे हम नबर्द आजमा है। हुकूमती दावों के बरक्स हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की ये बात भी मानने को तैयार नहीं है और 61% अफराद की राय है कि मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है। इसी सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा, मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई को समझते हैं अवाम। ये डाटा तमाम सूबों से 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के दौरान 1809 अफराद के इंटरव्यूज़ करके मुरतब किया गया है। मैंने खुद भी जाकर लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वाकई ये लोगों का एतबार खान सरकार से उठ चुका है। तो सुनिए मुझे क्या क्या जवाबात मिले, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। मुल्क की मईशत सही समत में आगे बढ़ रही है, हाँ या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ रही। हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सही से में नहीं बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। नहीं 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 नहीं, हाँ बढ़ रही है। मुल्क में हालिया महंगाई का जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत? दोनों का बीच में हाथ ही है। साबका हुकूमत। साबका हुकूमत। हुकूमत जिम्मेदार है, इनके करतूत हैं। साबका हुकूमत मौजूद है। ये तकरीबन हमारी पिछली जो 2 हुकूमतें गई हैं, उन्होंने इतनी चोरी कर ली है कि महंगाई जो हो रही है ना, वो उनकी वजह से है। इमरान खान, पीछे वाले जितने वो सब जिम्मेदार हैं। अभी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही होगी। तो नाज़रीन, क्योंकि सर्वे किया गया है, मैंने भी लोगों की राय ली है, तो सबसे पहले जो CEO हैं पल्स कंसल्टेंट के काशिफ हफीज़ साहब, वही प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सर आपको खुशामदीद भी कहूँगी। इस सर्वे के हवाले से बात करना चाह रही थी। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मैकेनिज़्म क्या था सर्वे का। सर, जिन 1800 लोगों से आप लोगों ने बात की है, इंटरव्यूज़ किए, कॉल्स पर, वो कौन थे, किस तरह उनको मुंतखब किया गया था कि बात करनी है इस हवाले से उनसे? सही। काशिफ साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी, अब पहुंची आपकी आवाज़। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा मैकेनिज़्म समझना चाह रही थी कि जिन 1809 लोगों से आप लोगों ने बात की है, उनका सर्वे, उनकी राय, उनका ओपिनियन शामिल किया है, तो इंटरव्यूज़ और कॉल्स पर हुआ है ये, और वो कौन थे, किस तरह से इंतखाब कैसे किया गया उन लोगों का? सर, आपकी आवाज़ टूट के आ रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ये मालूम करना चाह रही हैं कि सर्वे किस तरीके से हुआ है। जी जी जी, किन लोगों से हुआ? बुनियादी तौर पे आपको आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी,
बुनियादी तौर पे ये सर्वे जो है वो हमने शुरू किया। इसका हिस्ट्री ये है कि जब गवर्नमेंट के तकरीबन 100 डेज़ हुए तो 100 डेज़ परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने जो है वो मालूम करना शुरू किया कि 100 डेज़ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की कैसी थी। उसके बाद नवंबर 2018 में हमने किया था। उसके हर 3 महीने के बाद हम ये सर्वे कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि हम ये टेलीफोनिक सर्वे करते हैं और ये हम पाकिस्तान को पल्स कंसल्टेंट के प्रोफाइल से हम 4 सूबों में नहीं बल्कि तकरीबन 14 से 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। और क्योंकि हर कल्चरल बेल्ट की अपनी कोई ना कोई तारीफ होती है, अपनी कोई ना कोई उसकी पॉपुलेशन साइज़ होती है, ग्रोथ होती है, तो हम उसी पॉपुलेशन साइज़ के मुताबिक उससे सैंपल लेते हैं। इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर पंजाब की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर कोई 50% के करीब है तो हमारे सैंपल में पंजाब 50% ही होना चाहिए, और अगर सिंध कोई 23% है तो हमारे सैंपल के अंदर 21-22 होना चाहिए। तो एज़ पर पॉपुलेशन रेशोज़ ऑफ पाकिस्तान हम सैम्पलिंग करते हैं, बहुत केयरफुली होती है। तकरीबन हम कुछ 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर कवर करते हैं, कराची से लेकर गवादर तक, इंटीरियर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के हर हिस्से के अंदर, साउदर्न सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब के अंदर हर हिस्से को उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से हम कवर करते हैं और इट्स अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसमें यानी कि अगर आप कहें एरर मार्जिन जो है सिर्फ 2.20% है इस सैंपल। जी जी सर आपके सर्वे को 3 साल मुकम्मल हुए, ट्रेंड क्या नजर आया? हर 3 महीने के बाद ये सर्वे हो रहा है, ट्रेंड क्या बना सर? जी, एक ट्रैकिंग रिसर्च है ये। ट्रेंड इसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि किस तरीके का ट्रैक है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं क्योंकि ये एक तरह का ECG है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्म करती है तो उसका अच्छा रिस्पांस आता है, और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक होती है, उसके डिसीजंस के अंदर कोई मसला होता है तो इसका इम्पैक्ट भी इसी ट्रैकिंग के अंदर जो है हमें नज़र आ जाता है। मिसाल के तौर पर जो हमारी लास्ट वेव थी जुलाई के अंदर, उसके अंदर प्लस माइनस गवर्नमेंट के इंडिकेशंस जो थी या इंडिकेटर्स जो थे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि शायद महंगाई की वजह से या इनकी जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से चीज़ें होती हैं, तो इस दफ़ा जो है वो नेगेटिविटी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई है। ऐसी नेगेटिविटी हमने गुज़श्ता तकरीबन कोई 11 वेव्स के अंदर 2018 से लेकर अभी तक नहीं देखी थी। सही। अच्छा सर, अब आपने काफ़ी एहतियात बरती इस सर्वे में। 14 से 16 आप बता रहे कल्चरल बेल्ट, फिर 60 से ज़ायद शहरों में ये सर्वे किया गया, लेकिन सर इस बात का एहतियात किया गया, इस बात का ख्याल रखा गया कि अब जिन अशखास से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनका सर्वे आप ले रहे हैं, उनकी कोई पार्टी एफिलिएशन तो नहीं है? क्योंकि अगर किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या PTI से है तो वो ऑब्वियसली वो अपनी जमात के लिहाज से बात करेगा। देखें, इसमें ये आपका बिल्कुल मुनासिब सवाल है, लेकिन देखें जो अगर किसी पार्टी का वर्कर भी है तो वो पाकिस्तान का शहरी है और उसकी कोई ना कोई राय होती है। इस सर्वे के अंदर हमारा बुनियादी तौर पे पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पे हम क्वेश्चंस नहीं मालूम कर रहे होते, हम तो बुनियादी तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी उसकी ओपिनियन मालूम कर रहे होते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हम इसी सर्वे के अंदर जब हम मालूमात कर लेते हैं तो 2018 के अंदर आपने किस जमात को वोट दिया होगा, किस तरह के लोगों को वोट दिया होगा, तो उनकी प्रायोरिटी में, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी PTI है तो सबसे ज़्यादा वोट भी उनके निकल के आते हैं PTI का। लेकिन सही बात है उनकी कोई ना कोई चीज़ें हैं। लेकिन हमारे इसी सर्वे के अंदर आपने जिक्र किया कि हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि गुज़श्ता 3 महीने के अंदर आपके ख्याल में महंगाई किस बढ़ी या कम हुई है। 8% रिस्पोंडेंट्स ये बात कहते हैं कि महंगाई जो है बढ़ी है। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। सही, यानी सर किसी का अगर सियासी जमात से कोई ताल्लुक है तो इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन ये देखा गया कि कम से कम ये वोटर है, ये भी आवाम है। अच्छा मुझे बताइए सर, सर्वे मेथड के तहत तो चलें ठीक है, 1809 लोगों का आप लोगों ने इंटरव्यू किया, उनकी राय आपने ली, लेकिन वैसे सर आप समझते हैं कि 1809 लोगों की राय ये 22 करोड़ आवाम का ओपिनियन हो सकता है सर? देखें, अमेरिका तो हमसे कोई आबादी के अंदर इससे कहीं बड़ा गुना जो है वो मुल्क है, और वहाँ पे जो अमूमन सर्वे होता है वो कोई 1200 के सैंपल के ऊपर जो है वो उनके रिजल्ट्स, उनके इंडिकेटर्स जो आप पढ़ते हैं कि फ़लाँ की रेटिंग ऊपर जा रही है और फ़लाँ की रेटिंग नीचे जा रही है, वो 1100-1200 के सैंपल के ऊपर हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसकी टेक्निक क्या है, और सैम्पलिंग की टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया, बुनियादी तौर पे आप वोटर से इंटरव्यू करते हैं, बुनियादी तौर पे इन डिफरेंट ऑफ सोशो इकनॉमिक क्लास इंटरव्यूज़ करते हैं, और बुनियादी तौर पे आप पाकिस्तान की तमाम जोग्राफिकल रीजन्स को कवर कर रहे हों। जब तक आप पाकिस्तान की तमाम जोग्राफिकल रीजन्स को कवर नहीं कर रहे होंगे, उनकी रेशो, उनकी पॉपुलेशन साइज के मुताबिक, तो उसके मुताबिक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा। सही, वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मौजूद थे। मुजम्मिल असलम साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान वज़ीर ख़जाना। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान हैं आप सर। स्टेट बैंक के गवर्नर जो बता रहे हैं डॉलर रेट बढ़ने से सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा भी होता है।
हमें वो देखना चाहिए, लेकिन मुल्क को नुकसान कितना होता है, कर्ज कितना बढ़ जाता है, हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से नहीं सर, बतौर माहिर माशी उमूर इस बयान पर ज़रा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि मैं भी सुबह से नोटिस कर रहा था कि तमाम लोगों ने जो है गवर्नर की एक बात को पकड़ लिया और मुझसे भी काफ़ी, बल्कि आपके टीवी चैनल भी पर लेना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें अवॉइड किया कि मैंने कहा कि भाई अब मैं जो हूँ एक तर्जुमान हूँ और वज़ारत ख़जाना का हूँ, लेकिन अभी आपने मुझे ये सवाल एज अ तर्जुमान नहीं पूछा, ये जो है एक माशी एनालिस्ट के तौर पे पूछा है। देखिए, जो गवर्नर ने बात की है ना, अगर आप मेरे से पूछें तो उन्होंने एक हिस्से की बात की थी जिसको मीडिया ने उठा लिया। जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं आप 5 मिनट बात करूं तो उसमें से 30 सेकंड्स बात ऐसी होती है जो उसको आप अलग कर लें और 4.5 मिनट को अलग कर लें और 30 सेकंड से नेगेटिव मैसेज चले जाता है। तो लोगों ने इसका नेगेटिव एक मैसेज उठा लिया। वो ये कह रहे थे कि भाई अगर ये चीज हुई है, और वो ओवरसीज कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे वहां पे कि ये जो डीवैल्यू हुई है इससे आपको एक फायदा हो गया। और इससे हटके देखें, अगर डिवैल्यूएशन जो है ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान में रहते हुए 22 करोड़ आवाम उसकी जो है सारी की सारी मुतासिर होती है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इससे जो है बेहतर होती हैं। पाकिस्तान में अगर दरामदाद ज्यादा हो रही हैं तो वो दरामदाद को रोकती है अगर रुपए की कदर गिरती है, और वो फिर यहाँ पे चीजें मकामी तौर पे बनना शुरू हो जाती है। मुजम्मिल, ये जो 30 सेकंड्स की आप बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 30 सेकंड्स की आप बात कर रहे हैं जो नेगेटिव एलिमेंट कैच कर लिया गया, आप कहें तो मैं वो 2 मिनट की उनकी गुफ्तगू सुनवा दूं ताकि हम ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकें इस पर। मेरी बात नहीं समझी फिजा, आप मेरी बात नहीं समझी, सॉरी किरण, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नर का वो जो एक डायलॉग था वो उन्होंने एक कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए उनके बारे में बात की, तो उसके अलावा उनसे पूरा उनका एक्सचेंज डीवैल पे अगर राउंड अप ले ले एक दफा बैठ के कोई, तो वो आपको 6-7 और दलीलें भी दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह से लोग एक बात कर रहे हैं बार बार कि ठीक है ओवरसीज पाकिस्तानी को तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे रुपए की कदर गिराने से, लेकिन लोग ये साथ साथ कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम को इसका नुकसान हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये तासुर गलत है। पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर रुपए की कदर गिरती है तो बहुत सारे लोगों को और मुल्क को उसका फायदा भी होता है। चाइना ने रुपए की कदर ये जिस ऐसी सिचुएशन में मुजम्मिल, अब चलें ठीक है वो 30 सेकंड्स के स्टेटमेंट्स को ही आप देख लीजिए, लेकिन जिस वक्त ऑलरेडी डॉलर को आग लगी हुई हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता स्पेकुलेशन और बढ़ जाएगी? उन्होंने ये बोला कि रुपए की कदर गिरने से इनको फायदा हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ से मजीद गिरेगी और गिराते रहेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब वो अच्छा, कितने फीसद पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है ये बता दें ताकि वो लोग खुश हो जाएं। देखें, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो आदमी एक्सपोर्ट के कारोबार में है उसको इसका फायदा है। दरामदाद जो है महंगी हो जाती है तो वो जो चीज बाहर से हम दरामद करते हैं वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए, जिसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसका फायदा होने शुरू हो जाता है लोगों को। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुबह से आप लोग जो कह रहे हैं 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए जो है ये गले का फंदा है, ये नहीं है ऐसा। चाइना ने 40 साल अपने रुपए की कदर को नीचे रखा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट्स क्या है पाकिस्तान की? सबसे बड़ी इम्पोर्ट तेल है, एनर्जी है, बहुत चीजें, बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें भी आ रही हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, घड़ियां भी आ रही हैं, कपड़े भी आ रहे हैं। पाकिस्तान अपना पूरी दुनिया को कपड़ा बेचता है लेकिन बाहर से कपड़ा भी आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया को फल बेचता है लेकिन बाहर से ही फल आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखें, तो ये तो सब चीजें महंगी हो जाएंगी ना, बहुत बड़ा इशू बन सकता है। और फूड सबसे ज्यादा है, दालें वाले सब कुछ हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर महंगा देखें, आप मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आप अगर फॉर एग्जांपल मेकअप कॉस्मेटिक्स, आपकी मिसाल कर देता हूँ औरतों की, पाकिस्तान में बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है। अगर उसको मैं डबल कीमत रुपए की कदर से कर दूं तो फिर क्या होगा कि लोग सोचेंगे यार काश मैं यहाँ पे एक मेकअप का प्लांट लगा लेता हूँ, कंपनी लगा लेता हूँ, तो ये पाकिस्तान में वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको देखें, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचें, और वो एक जिसे कहते हैं ओवरसीज कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे, तो उनसे रिलेटेड बात कर रहे थे। मुजम्मिल मुझे ये बता दें कितने डॉलर का मेकअप आता है पाकिस्तान में? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, 1 लाख मैं उसी मिसाल के तहत ही पूछ रही हूँ। शुरू कर देता हूँ 1 लाख मिसालें देना शुरू कर देता हूँ आपको, फिर मैं आप बोले नहीं, एटलीस्ट मुझे बता तो देंगे कितने डॉलर्स का मेकअप आ रहा होता है।
अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आप समझने की कोशिश नहीं कर रही ना, तो मेरा भी फायदा नहीं है फिर ज्यादा बहस करने। यकीन कीजिए कि मैं आपसे सवाल ही समझने के लिए कर रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको मजीद डिटेल में समझने के लिए तो सवाल कर रही हूँ। अभी आपने मुझसे पूछा कि बाहर से जो है ये क्यों आ रहा है, भाई बाहर से चीज आ रही है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक चीज होती है, एक एक्सपोर्ट्स होती है, एक रेमिटेंसेज होती है, एक एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज होती है। इन तमाम का जो है रुपए की कदर से ताल्लुक है। सही, तो मुझे ये बता दीजिए कि कितने फीसद हैं जिनको ये डॉलर रेट बढ़ने से फायदा हो रहा है? ये परसेंटेज तो बता सकते हैं ना आप? देखें, डॉलर बढ़ने और घटने से 23 करोड़ आवाम दोनों तरफ फायदा होता है, नुकसान होता है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, फीसद का कोई, मैं अभी इस वक्त कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हुआ। आप मुझे बता दें कि 22 करोड़ आवाम को पूरे के पूरे कैसे नुकसान हो गया। चले आप बता दें, सुबह से आप लोग शोर कर रहे हैं ना, हम तो नहीं अच्छा, शोर कर रहे। सवाल पूछना सर, सवाल पूछना मेरा हक है, मेरा काम भी है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने फीसद लोग हैं जिनका फायदा हो रहा है, ताकि मैं लोगों को अच्छी खबर दूं। ये मेरा भी हक है दलील देना, और अगर दलील आपने नहीं सुननी तो मैं आपको कहूँगा आप ठीक कह रही हैं। बस मुजम्मिल साहब, मैं आप ही की तो सुन रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बेसिकली लोगों को गुड न्यूज देना चाह रही हूँ कि गवर्नर साहब ने एक बात बताई है कि डॉलर बढ़ने से इतने लोगों को फायदा हो रहा है, तो कम से कम उन लोगों को तो पता होना चाहिए कि वो इतना % का तबका है पाकिस्तान में। देखें, आपने स्टार्ट कैसे किया कि हम आपसे तर्जुमानी एक तज्जियाकार के तौर पर पूछें, जी। मैंने आपको अच्छा, एक तज्जियाकार के तौर पर इस पर मुझे जी। उसके बाद अब आप कह रही है मेरे पे सवाल का हक है। इस वक्त मैं आपके जो है ना, मैं सरकारी मुलाजिम की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं एक तजिया निगार की बात से कर रहा हूँ। और मैंने आपसे पहला सवाल इसीलिए उसी हैसियत में पूछा था। मैं अब जो सवाल लेकर आऊंगी ना आपके सामने, वो आपसे तर्जुमान की हैसियत से पूछूंगी। अब मुझे ये आप एनालिसिस के तौर पर आखिरी में ये बता दीजिए कि ये जो बयान दिया, ये हकीकत पर मबनी बयान दिया है रजा बाकर साहब ने? देखें, जिस सोसाइटी को एड्रेस कर रहे थे उसके लिए हकीकत पे मबनी है। अगेन, आप अगर उसको जो है, अगर ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगी तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उसका फायदा है। आपको पता है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कितनी होती है? 30 अरब डॉलर की इस साल होनी है, उनका फायदा है। इसके अलावा आपको पता है 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है। अगर उसमें से 5 अरब डॉलर की भी इंपोर्ट बंद हो जाए और पाकिस्तान में वो चीज तैयार होने लग जाए तो पाकिस्तान का 5 अरब डॉलर बच जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस एक्सचेंज रेट से इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं आपसे तर्जुमान की हैसियत से बात कर रही हूँ। सर, ये मुझे बता दीजिए, ये पल्स कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक सर 75% पाकिस्तानी समझ रहे हैं मुल्क की मईशत गलत समत में जा रही है। यानी जाविया नहीं सर, समती गलत है, डायरेक्शन ही गलत है। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझा नहीं पा रहे हैं, या डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मुजम्मिल साहब देखिए, अब मैं आप ही जो सुन रहा था, जो काशिफ साहब से आप बात कर रही थी, और उन्होंने एक उसमें सवाल बताया महंगाई का, ठीक है, और महंगाई का जो सवाल बताया सिर्फ उसके हिसाब से तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है महंगाई की आग लगी हुई है। तो ये जो सर्वे में बताया बिल्कुल सही बताया। अब उसमें दूसरा सर्वे में सवाल किया था, उसके बारे में पूछे तो मैं बता देता हूँ। उसमें सिर्फ क्या है सवाल है ना, आप महंगाई की बात किया था, एक महंगाई का किया, मैंने आपसे एग्री कर लिया, इस वक्त महंगाई इशू है। सही। अच्छा सर, आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना सर, पिछले 3 सालों में कोई भी एक ऐसा महीना नहीं है सर जब पाकिस्तान में महंगाई भारत और बांग्लादेश से सर कम हुई हो। मेरे पास ये डाटा है सामने सर, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 12.3% पर सर, यानी दुगनी या उससे भी ज्यादा। सर, गुज़िश्ता साल की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक आम पाकिस्तानी की आमदनी का 46% सिर्फ खाने पीने पर निकल जाता है। तो अब तो ये शरह इससे भी तजावुज़ कर गई है, अवाम परेशान है, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? मुजम्मिल साहब देखिए, मुझे तो अगर समझ ये नहीं आ रहा कि अगर ये ऐसा था तो पाकिस्तान में इस वक्त 60 अरब डॉलर की दरामदाद न होती, क्योंकि लोगों के पैसे खर्च करने के लिए नहीं थे। तो दरामदाद कौन कर रहा है, और फिर वो दरामदाद के बाद वो इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो ये तो मैं आपके सवाल को जो है मैं मानता ही नहीं हूँ। एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2018 में पाकिस्तान की फीसद आमदनी थी 1,80,000 रुपए। 30 जून 2021 को पाकिस्तान की आमदनी थी 2,46,000 रुपए। ये फर्क बनता है 37 से 38% का। इन 3 सालों में महंगाई की शरह 30% है, यानी कि लोगों ने 38% ज्यादा कमाया और 30% महंगाई हुई। तो आज भी उनकी जो कुव्वत खरीद है वो 3 साल के मुकाबले में बेहतर है।
इसलिए ये जो आपका इंपोर्ट बिल इतना सर ऊपर गया है, $1543 है। सर इस साल $200 बढ़ी है, फिर भी $1543 रही है सर। इससे पहले आप क्योंकि फी का आमदनी की बात कर रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत में सर आने से पहले फी का आमदनी जो थी वो $1652 थी सर। इस वक्त $200 बढ़ गया, लेकिन फिर भी सर पिछले दौर से ज्यादा है, पिछले दौर से कम है। मुजम्मिल साहब, किरण, मैं आपको समझा के थक गया। आपको सुबह डॉलर मिलते हैं, 30 तारीख को तनख्वाह में रुपए मिलते हैं। सर रुपए मिलते हैं, रुपए मिलते हैं और मार्केट में जाके डॉलर खर्च करती है, रुपए खर्च करती है। सर रुपए खर्च करते हैं। तो आप ये डॉलर के चक्कर में क्या पड़ गई, मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ। ये वो नॉमिनल, वो जो एक्सचेंज रेट की वजह से ये है। आपकी तनख्वाह जो है, आप ये बोले कि 3 साल पहले से सर पेट्रोल की कीमत तो डॉलर की वजह से फिर बढ़ती है ना सर। पेट्रोल तो उसी हिसाब से तो लेना पड़ता है। फिर आप बताते हैं सर मुजम्मिल साहब। समझाई ना किया, समझाया कि 3 साल में 30% महंगाई है और 3 साल में 38% से कमाई बढ़ी है। यही तो समझा रहा हूँ, बेसिक फर्क को समझे। देखें, मैं आपको बड़ा रेट करता हूँ क्योंकि यू टॉक सेंस, ठीक है ना, और मैं आपको इसीलिए सेंस से समझा रहा हूँ। जी मुजम्मिल साहब, इसीलिए मैं तफसीली तौर पर समझने की कोशिश कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। महमूद कुरैशी साहब इस वक्त बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस तरफ जाना पड़ा है हमें। उसके बाद दे विल ब्रेक अप इनटू सब ग्रुप्स और अपना अपना जो उनका काउंटर पार्ट है उससे वो इंगेज करेंगे, ताकि जो डिटेल्स हैं, नट्स एंड बोल्ट्स हैं, वो आपस में बैठकर डिस्कस करें और उनका हल ढूंढें, हल तलाश करें। चुनांचे उस नशस्त के बाद डिफरेंट ग्रुप्स अलाउड टू सिट एंड डिस्कस जो उनके इश्यूज थे, वीज़ा के मुताल्लिक, ट्रेड के मुताल्लिक, बॉर्डर मूवमेंट के मुताल्लिक, और जो हमारी कंसर्न्स थी हमने उनसे शेयर की और अच्छी नशस्त रही। तय ये भी हुआ कि इस नशस्त जो आज हुई है, इसके फॉलो अप पे इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ में अफ़गानिस्तान से एक वफ़द इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएगा, ताकि जो बात हमने छेड़ी है, जिसका तज़किरा हुआ है, उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, माइनर इश्यूज़ हैं, इनको हम फिल फॉर इनका हम अजाला कर सकें और हम उनको हल कर सकें। तो अफगानिस्तान के साथ पॉलिसीज़ क्या बनने जा रही हैं, किस तरह से पाकिस्तान इस मामले को टैकल करने जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा इसी पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तारीख लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। हम आशिक़े रसूल है। खत्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाई है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक। किसी ने भी, खा वो पीडीएम हो या टीएलपी हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। कालेदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल से लाहौर में दोबारा धरना दे रखा है। मुतालबा कर रहे हैं कि उनसे किए गए मुआहदों पर अमल किया जाए और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, जिस पर आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद वाज़ेह तौर पर बता दिया है उन्होंने कि फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया है कि अगर पीडीएम या टीएलपी किसी ने भी कानून को हाथ में न लिया, कानून के दायरे में एहतजाज किया, तो हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी। कालेदम तंजीम ने लाहौर चौक यतीम खाना के करीब धरना दे रखा है, जहां पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है। वाटर कैनन गाड़ियां हैं, एंटी राइट्स फोर्स है, बड़ी तादाद में गैस शेल और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी वहाँ पर मौजूद हैं। BBC रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल की गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब। हसन खावर, ये बता दें सबसे पहले, क्या इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और जो धरना देने आए हुए हैं मुजाहिरीन, उनके दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है? बात यह है कि हुकूमत जो है ना, वो हर वक्त मुज़ाकरात के लिए किसी भी सिटीजन के साथ तैयार है और डायलॉग का रास्ता हमेशा ओपन रहता है।
लेकिन अगर कोई शख्स या कोई जमात या कोई गिरोह अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या सिटीजन्स के लिए कोई परेशानी का बायस बने तो ये हुकूमत को मंजूर नहीं। सर कलअदम टीएलपी का मुतालबा सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का है या फिर साद रिजवी की रिहाई का भी मुतालबा है? ये भी मुतालबात का हिस्सा है? देखिए उनके जो मुतालबात हैं वो जो भी हैं, मैंने तो आपको ये बताया है कि हुकूमत उनको उनके साथ हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कोई बंदा करना चाहता है अपने मुतालबात के हाथ में तो ये बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनके मुतालबात जाहिर है कि अपने लीडर की रिहाई के बारे में है, लेकिन हुकूमत जो है जो भी कदम इस सिलसिले में उठाएगी वो बिल्कुल कानून और आइन के दायरे के मुताबिक होगी। और अच्छा ये बताएं, ये धरने के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सर्विस क्यों बंद की गई है? हम उस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरह के मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि जो भी हम कदम उठाएंगे वो कानून और उसके दायरे में रहते रहते उठाएंगे। ये पिंडी और लाहौर से कलअदम तंजीम के कारकुनान को हिरासत में भी लिया जा रहा है। कितने अफराद हैं जो ज़ेर हिरासत हैं अभी? देखिए मैंने आपको इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट बड़ी क्लियरली बताई है और उसी के अंदर आपको इस सारी बात का जवाब है। जो भी अगर कोई शख्स कोई भी किसी वजह से हमें लगेगा कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है या लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है तो हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स। तो बेसिकली समझ नहीं पा रही सारे सवाल के जवाब में आप सिर्फ और सिर्फ यही जवाब दे रहे हैं। मुझे ये कहिए, कहा जा रहा है कि धरने के मकाम पर मुजाहिरीन ने ऑयल टैंकर्स खड़े किए हुए हैं जिनमें पेट्रोल मौजूद है, तस्दीक करेंगे आप इसकी हसन? जी देखिए मैं इसमें मजीद आपसे बात नहीं करना चाहता। हम लोग सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा। हुकूमत के पास इत्तलात क्या है वैसे? इनका इरादा दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाने का है? हुकूमत रोकेगी? एंड आज रात क्या किसी ऑपरेशन का इम्कान वगैरह है? देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि वो जो भी होगा, हम जो भी उनका लाहे अमल होगा हम उसको देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो क्या कोई कानून शिकनी हो रही है या कानून के अंदर दायरे के अंदर रहते रहते वो कोई काम कर रहे हैं। जो बंदा कानून के दायरे के अंदर चलेगा, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं उसकी वजह से दरपेश होगा, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अगर होगा तो हमारा काम है रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना, लेकिन जब भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स होगी वो मैंने आपको बताया है कि वो बिल्कुल सही। सर अब तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर इस पर रिएक्शन जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया हसन खावर मौजूद थे। नाज़रीन क्विकली आगे बढ़ रही हूँ। कोरोना की वजह से लगी बंदिशें और पाबंदियाँ छटने के बाद कारोबारी ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रहा है, लेकिन बेएहतियाती मौत की आहटों को हमारे दर पे लाने में एक लम्हा नहीं लगाएगी। इसलिए ज़िंदगी ज़रूर जिएं लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। तो एहतियात कीजिए भाई। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन और अब बात करने जा रही हूँ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, जिसकी मज़ीद 40 बसें कराची पहुँच गई हैं। दूसरी खेप है ये। 40 बसेस की पहली खेप गुज़िश्ता माह 19 सितंबर को कराची पहुँची थी। 80 बसों का विफाक ने कहा था, वो आ चुकी हैं। बाकायदा टेस्ट रन कब से इसका आगाज़ होगा, कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कब से हो जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए शाहजमान साहब साथ मौजूद हैं जो कि बस ऑपरेशन के हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक बाकायदा टेस्ट रन क्यों नहीं शुरू हो सका है सर? क्योंकि सिर्फ गवर्नर सिंध के साथ एक आजमाइशी सफ़र हुआ है पोर्ट से सरजानी डिपो तक। सर अभी तक टेस्ट रन क्यों नहीं हो सका? जी जैसे आपने बताया कि सेकंड फ्लीट केपीटी पहुंच चुका है, अभी वो ऑनलोडिंग उसकी होएगी और उसके बाद फिर फ्लीट जो है वो सेकंड फ्लीट डिपो सुरजानी पहुंचेगा। तो ये अभी कमर्शियल जिस तरह आप ऑपरेशन कह रहे हैं, ऑपरेशन कमर्शियल स्टार्ट होने से पहले इसके फेजेस हैं। उन फेजेस से ये गो थ्रू हो रही है ये ग्रीन लाइन। उसमें प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन है जो कि हो रही है और सेकंड फ्लीट जो आया इसकी भी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद साथ साथ जो है ना वो ड्राइवर ट्रेनिंग स्टार्ट है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एग्जिस्टिंग हमारे पास स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि जो इसको रन कर सके, जो इसको चला सके, ड्राइव कर सके। तो उसके लिए ट्रेनिंग कंपलसरी है जो कि स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो इसकी ITS है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है बसेस में भी और ट्रैक पे भी, वो भी इन प्रोग्रेस है। जब मैंने विजिट किया था तब तो इंस्टॉलेशन का आगाज सिरे से ही नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हैं इन प्रोसेस है। सर 40 बसें उसको 19 सितंबर को वो आई थी।
तो अब तो अक्टूबर अपने एंड पर है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो इन 40 बसों का इंस्पेक्शन नहीं हो सका है अभी तक? चाइना से टीम आई हुई है जी। हमारे पास तकरीबन कोई 7-8 लोग हैं। चाइना टीम जो है वो इसको इंस्पेक्ट कर रही है और उसकी मैंने अर्ज़ किया कि एक फ्लीट जो पहले पहुंचा है उसकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई है। अब सेकंड फ्लीट जो आया है जो ऑनलोड हो रहा है और उसकी इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद उसमें गैजेट्स इंस्टॉल्ड होंगे ना, ITS सिस्टम जो है इंस्टॉल होगा और वो बसेस में भी हो रहा है और ट्रैक पे भी हो रहा है। ट्रैक पे टर्न स्टाइल जो है वो तकरीबन 18 स्टेशन है जिन पे इंस्टॉल हो चुके हैं। सर वैसे ये हो जाएगा जो 40 बसें जो पहली खेप आई हुई है उसका सारी चीज़ें सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो पहले सड़क पर आ जाएं और फिर उसके बाद मजीद 40, या फिर आप लोग प्लान करें कि सब साथ ही आएंगी 80 की 80? ये देखें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह इक्विपमेंट्स और गैजेट्स इंस्टॉल हो रहे हैं ये पूरा कंट्रोल सिस्टम होगा। ये कंट्रोल रूम में ये ऑनलाइन इनको मॉनिटर किया जा रहा होगा उन SOPs के साथ जो डिज़ाइन हुई हैं और ये इसको एक्सपीडाइटली डील किया जा रहा है और ये बहुत जल्द जो है ना वो। सर कितना जल्द, कब तक ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और जल्द आपके पास कोई डेडलाइन तो होगी, कोई डेट्स वगैरह होंगी या ठीक है चल रहा है? नहीं चल नहीं रहा। जैसे आपने देखा कि अभी मेरा ख्याल है कि 20-25 दिन नहीं हुए कि ये KPT पे बसेस अराइव हुई और उसके बाद डिपो पहुंची और डिपो पहुंचने के बाद उसकी PDI कंप्लीट होगी फर्स्ट फ्लीट की। उसके बाद ड्राइवर ट्रेनिंग स्टार्ट है, जिन्होंने इसको रन करना है ना ड्राइवर्स ने, वो ट्रेन हो रहे हैं। इस पे टेक्नोलॉजी जो है, जो फीचर्स हैं इसके लेटेस्ट हैं, वो कैसे आप तो सर जो टीम इंस्पेक्शन कर रही है या जो टीम ये इंस्टॉलेशन कर रही है उनको आपने कोई वक्त दिया है कि इतने वक्त में कंप्लीट चाहिए? देखें उसमें 2-3 टीम्स हैं। एक तो कैंट कार्ड इसको डील कर रहा है और दूसरा फर्दर जो इसका PSD और सेंसर्स जो हैं वो डील कर रही है एक और पार्टी। ठीक है, तो दोनों अपने अपने काम में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ना आपके पास कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होता है। आपको सर आप तो हेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम पता होगा। अब चलें आप मुझे डेज ना बता सकें, ये बता सकते हैं कि कम से कम कितने महीनों में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में? नहीं, बहुत या उससे पहले हो जाएगा? विदिन 2 मंथ्स हो जाएगा? देखें हम तो चाह रहे हैं साल में हम चलना शुरू हो जाएगी। हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द जो हो जाए ना। अब प्रोसेस मैंने अर्ज किया कि ट्रेनिंग का है, वो हमारे पास स्किल ऐसी नहीं है जो इस टेक्नोलॉजी को रन कर सके और हमें जो डिज़ाइन दिया है हमने, जो गैजेट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी इंस्टॉलेशन जारी है और बड़ा एक्सपीडाइटली इसको डील किया जाए, स्पीडीली। आप ज़रा विजिट करें ट्रैक का तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक किस तरह तैयार हो रहा है और उस पर कितना जल्दी। सर मैंने विजिट किया है, मैंने स्टेशंस भी विजिट किए हैं। 18 स्टेशन ड्राइवर्स। जी बिल्कुल। ड्राइवर्स आपने कितने ड्राइवर्स हायर कर लिए हैं? हमारे पास जो ड्राइवर्स होंगे वो 150 ड्राइवर्स होंगे। अभी तक कितने हायर हो चुके हैं? हमारे पास जो है 75 जो है वो हायर कंप्लीट हो चुके हैं। 150 की बजाय 200 हायर हो चुके हैं। अच्छा। उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है ना। फर्स्ट बैच जो है 75 पे मुश्तमिल बैच है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। ठीक है, सही। अच्छा सर जरा मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंशिएट भी किया जाए आम बस से और ये प्रोटोटाइप का तस्करा किया जा रहा था। इन दोनों बसेस में फ़र्क क्या है सर? देखें ये ग्रीन लाइन बस अपने डिज़ाइन, अपने साइज़, अपनी पैसेंजर कैपेसिटी, अपने फीचर्स, अपनी टेक्नोलॉजी और ITS सिस्टम, टिकटिंग एडवांस सिस्टम, ट्रैक, कॉरिडोर और फैसिलिटीज़ की वजह से अपने आप को दूसरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से यूनिक करती है। सही। तो सर ये जो आप बता रहे हैं, कराची वाले तो बेचारे जब से ग्रीन लाइन बनना शुरू हुई है ना इस तरह की बस को ख्वाब में देख रहे हैं। अच्छा। उनको अभी तक नज़र नहीं आना शुरू हुई है ना चलते हुए। तो ये वाली बसें इससे पहले भी आई हैं, इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट आते रहे हैं कराची में, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसको खड़े खड़े सड़ते देखा, टायर्स अलग बिकते देखी, पूरी बस अलग ख़राब होती देखी। क्या श्योरिटी है कि सर इन बसेस का ये हाल नहीं होगा, ये आवाम को मैसर आएंगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रीवियस एक्सपीरियंस बड़ा हार्श रहा है कराची के पास और इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो रेगुलेटर अथॉरिटी है वो SIDCL है और ऑपरेटर अथॉरिटी जो है वो डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस है और दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं और मुझे नहीं लग रहा कि ये अल्लाह के फजल से सक्सेसफुल ना हो। ये बहुत जल्द आप इसको ट्रैक पे देखेंगे, बल्कि ट्रेनिंग के लिए बसेस ट्रैक पे मौजूद हैं। डेली ड्राइवर की ट्रेनिंग ट्रैक पे हो रही है, बसेस ट्रैक पे चल रही हैं मैंने ट्रेनिंग ड्यूरेशन में। इसके बाद फिर मॉक ऑपरेशन स्टार्ट होगा और बहुत जल्द जो है ना आपके पास वो कमर्शियल ऑपरेशन आप कराची में स्टार्ट होता है। अच्छा, आपने कहा कि क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, तो क्या बसेस आने से पहले ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी?
सिर्फ और सिर्फ अगर ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो जाती सर तो। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किन बसेस पे होती? जो पुरानी सिस्टम है हमारा उस पे होती, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है। पुराने सिस्टम में तो वो अपना रन कर रहे थे अपनी जो प्रीवियस बसेस हैं, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रेंथ है बसेस का। ये आरटीएस वाला जो सिस्टम आप बता रहे हैं, ये इसकी इंस्टॉलेशन कब तक कंप्लीट हो जानी है सर? ये मेरा ख्याल है कि इस मंथ के एंड तक काफ़ी हद तक 50-70% कंप्लीट हो जाएगी। सर ये बसें जो है वो नुमाइश तक आएंगी, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कोई जो टर्निंग है वो बनी हुई नहीं है, तो फिर सर वो आगे कैसे सिस्टम होगा? जी बिल्कुल, नुमाइश में आप देखिएगा कि ये अंडरग्राउंड बहुत ह्यूज स्पेस में रोटरी बन रही है, बन चुकी है, और उसको जो स्टेशन है वो किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये नुमाइश में भी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% काम जो कंप्लीट है। जो इसका ट्रैक बढ़ाया गया था, अभी वो कितना ट्रैक नामुकम्मल है और वो ट्रैक कब तक कंप्लीट होगा? टोटल जो है वो ट्रैक इसका है 21.7 किलोमीटर म्यूनसिपल पार्क तक, सुजानी टू म्यूनसिपल पार्क, और अभी नुमाइश तक जो है ना वो फर्स्ट फेज में कंप्लीट होगा, जो कि 20 किलोमीटर का ट्रैक है। और इसमें तकरीबन 25 टोटल स्टेशंस हैं, लेकिन अभी जो ऑपरेट होंगे 21 स्टेशन जो है ना ऑपरेशनल होंगे, और हर स्टेशन का स्टेशन से 900 मीटर्स का डिस्टेंस। अच्छा सर, ये डिसाइड कर लिया गया है कि ये बसेस जो है वो कितनी दिन में कितनी बसेस चलेंगी, इनकी टाइमिंग्स क्या होगी, 24 आवर्स की सर्विस होगी या कुछ टाइमिंग्स रखे गए हैं इसके सर? ये अभी इन प्रोग्रेस है ये प्लान भी, और होपफुली ये 6 to 10 जो है वो ऑपरेट होगा। 6 to 10 बसेस ऑपरेट होंगी, और टाइमिंग्स आप क्या बता रहे हैं? जो है ना ट्रैवल टाइम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन टाइम इसमें कोई थोड़ा बहुत जो है 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। हमारे रिपोर्टर ने 12 सरजानी डिपो का विजिट किया, और डिपो है लेकिन वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक हैं ना, वहाँ पर सामान है। मैं साथ साथ ज़रा कुछ दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। वॉशिंग एरिया में भी कोई सर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैंने अर्ज़ किया है आपको कि अभी तो बसेस आए हुए कितने दिन हो गए हैं, 20-22 दिन। ये 19th को आई हैं पोर्ट पे, और आज 20th है, और 1 माह हुआ है आए हुए, और इसकी इंस्पेक्शन हो रही है। मैंने अर्ज़ किया कि चाइना से इंस्पेक्शन टीम आई हुई है, मैकेनिक्स आए हुए हैं, टेक्नीशियन आए हुए हैं, और मैकेनिकल स्टाफ आया हुआ है, और फर्दर भी हायरिंग स्टार्ट है, और हायर हो चुका है स्टाफ ना, जो पीडीआई में काम करता रहा है, और इंस्टॉलेशन हो रही है, वो भी टेक्निकल स्टाफ हायर हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि सारा काम जारी है वहाँ। अगर आप विजिट करें डिपो, तो आपको मैं इंडिविजुअल सारा जो है ना वो विजिट करवा सकूँगा, इंडिविजुअली उसकी पीडीआई, और फिर उसको जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग और उसकी वर्किंग, और सारा जो है वो मतलब सर कराची वाले तो इस बस के बारे में इसकी तो फुटेजेस देख के खुश हो रहे होते हैं, या फिर इसके बारे में सुन के खुश हो रहे होते हैं। एक बस में कितने कितने मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे सर? ये इसकी स्टैंडिंग और सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 160 पैसेंजर है। जी सही, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब आएंगे वैसे इफ्तितार करने के लिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप मैं बता सकें तो नए साल में होगी या ओपनिंग, या फिर ये आपको लगता है कि दिसंबर तक तो हो ही जाएगा? कराची वालों को बहुत जल्द हम ये गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो SIDCL के थ्रू और फेडरल के थ्रू लिया जा रहा है, और सिंध गवर्नमेंट में इस पर बड़ा कोऑपरेट कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये खुशी देखेगी अवाम। चलें, अभी भी बहुत जल्द है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। पीर को अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।